अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एब्सोल्युटली नॉट या फिर भारतीय साजिश, क्या पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की वापसी को लेकर कोई कन्फ्यूजन पाई जा रही है? क्योंकि कल तक हमारे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इंग्लिश टीम के पाकिस्तान ना आने और न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने को एब्सोल्युटली नॉट की वजह बता रहे थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट टीम्स के इस रवैये के पीछे भारतीय कारस्तानी की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ये इंदिया दिया जा रहा है हमें। कल उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा खत्म कर देना चाहिए? एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के जरिए की गई फॉल्स थ्रेट थी, जिसके ऊपर हुआ किया गया। और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। नाज़रीन, अब ये वज़ीर इत्तलात की कन्फ्यूजन है या फिर इमेच्योर इन्फॉर्मेशन पर लफाजी का नतीजा है, लेकिन ये हकीकत है कि बैनुल अक़वामी मीडिया में हमारे ये दोनों मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर चले गए हैं, जिससे शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ है। क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का ताल्लुक तो अमेरिका से है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अमेरिकी वेब चैनल के सवाल पर कहा था। जब उनसे अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका को हवाई अड्डे देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाबन एब्सोल्युटली नॉट कहकर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अब ये एब्सोल्युटली नॉट तो सिर्फ अमेरिका या हवाई अड्डों तक की महदूद था, लेकिन फवाद चौधरी ने इसे क्रिकेट के साथ भी कल जोड़ दिया। लेकिन आज जो ईमेल का ट्रैक किया तो ये पता चला कि वो भारत के शहर मुंबई से की गई और वीपीएन का सहारा लेकर इसे सिंगापुर से जाहिर किया गया। ईमेल पर थ्रेट करने के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब आईसीसी में किस मौक़िफ़ के साथ जाएंगे? क्या ये खदशात दूर करने की ज़रूरत है या फिर जारहाना पॉलिसी अपनाकर हमें भी इन ममालिक में जाकर नहीं खेलना चाहिए? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन करें साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका। खालिद महमूद साहब, न्यूजीलैंड की टीम का आकर वापस जाना, फिर इंग्लैंड की टीम का आने से इनकार करना, वजूहात बताना कि सिक्योरिटी खदशात, पाकिस्तान बारहा इस पर ही अपना कह चुका कि सिक्योरिटी खदशात बिल्कुल नहीं थे। आप भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, क्या ये क्रिकेट में कोई अब लग रहा है कोई एंटी पाकिस्तान ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखने के लिए? जी, आपका खदशा जो है और आपका अंदाज़ा बिल्कुल मुझे ठीक लगता है। एंटी पाकिस्तान ब्लॉक तो नहीं हम ये कहेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो एक बहुत मजबूत पहले से ही आईसीसी में मौजूद है। और उस ब्लॉक के जो 3 बड़े बदनाम मेंबर हैं वो हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और याद रहे कि ये वही 3 मेंबर हैं जिन्होंने बिग 3 का फार्मूला पेश किया था कि चूंकि हमारे मुल्कों से ज़्यादा पैसा बनता है इसलिए सब कुछ अमल दखल हमारा होना चाहिए। उसकी कुछ मुखालफत भी हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो फार्मूला जो है वो चल रहा है। आईसीसी पे पूरा उनका मुकम्मल कब्जा है और वो हावी हैं हर मामले में। तो वो ब्लॉक तो एक ताकतवर मौजूद है, पाकिस्तान उसका कभी भी हिस्सा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस किस्म का मामला पाकिस्तान हिस्सा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पर उनकी सियासत का असर जरूर हो रहा है जो अब हमें नजर आ रहा है। तो इस रवैये को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट आगे कैसे बढ़ सकती है, फल फूल सकती है? जी, मैं इसी रवैये का अगर इजाज़त दें तो 2-4 फिक्रे बोल दूँ। बात यह है कि वो जब से हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत आई है, और मोदी साहब वो हैं वो जो कि गुजरात में जिन्होंने हज़ारों निहत्ते बेगुनाह और मासूम मुसलमानों का कत्लेआम किया था।
तो ये वो साहब हैं जो इस वक्त दिल्ली के तख्त पे विराजमान हैं और इनकी और इनके जो साथी हैं उनकी जो ज़हनियत है वो हिंदुत्व वाली है और उनकी सोच यही है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी किसी को वहाँ नहीं होना चाहिए। इसी पस मंज़र में वो पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सियासी सतह पर जो कुछ वो कर रहे हैं वो तो चूँकि आपके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि वो जब से ये हुकूमत आई है हर तरीके से पाकिस्तान को तनहा करना चाह रही है समेत स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों के। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में दो तरफा जो सीरीज़ होती थी वो बड़ी मकबूल सीरीज़ होती थी, बड़े दिलचस्प मुकाबले होते थे, ज़ोरदार मुकाबले होते थे, वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम कहीं नहीं खेलेंगे। अलबत्ता वो जो आईसीसी के प्रोग्राम होते हैं उसमें तो एक मजबूरी होती है, इसलिए वो खेलना होता है। अगर वो उनके इख्तियार में हो तो उससे भी वो बिल्कुल परहेज करें। उसके साथ साथ आप देखें कि उनका एक आईपीएल का जो प्रोग्राम है उसमें वो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो एक किसी खिलाड़ी को लेने को तैयार नहीं। मजीद तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर वो भी गलती से भी पाकिस्तान के हक में कोई बात कर दें तो उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, देखें कौन मेरे साथ चलता है, उसको भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया। अब इस माहौल में आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करे और कैसे क्रिकेट को वो आगे लेके चले। तो बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने हौसला नहीं हारना, हमारे अवाम ने, हमारी कौम ने हौसला नहीं हारना। एक घटिया दुश्मन की यह सारी कार्रवाई है, वो हक पर नहीं है, वो बिल्कुल नाजायज़ किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मौजूदा नए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब जो जारहाना एक रवैया अपनाए हुए हैं, कल मैं उनको एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे इससे पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो डिप्लोमेटिकली बात करते थे, डिप्लोमेसी से बात करते थे। पहली बार ऐसा होगा कि अब जो हमारे साथ हुआ है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम आते ही जो है ना वो बाउंसर्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब इनको भरपूर तरीके से जवाब देने की ज़रूरत है, क्रिकेट की ज़बान में ही इनको हमें जो है ना वो जवाब देना है। जारहाना रवैया जो हम अपनाए हुए हैं, आपको लगता है बिल्कुल ऐसे ही उनको जवाब देना चाहिए? पहले तो मैं उनकी बात चूँकि आपने कोट कर दिया उस पर मैं तबसरा करना चाहूँगा। इंतहाई नामुनासिब बात उन्होंने की है, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि मैं तो क्रिकेटर हूँ तो मैं क्रिकेट की तरह की बात करूँगा और पहले नॉन क्रिकेटर थे, उनको कहते हुए कुछ सोचना चाहिए था कि इतनी अजीम शख्सियात पे उन्होंने लपेट लिया, अपने फ़िक्रे की तत में ले आए हैं। मतलब मैं 3-4 ही नाम लूँगा और भी बड़े बड़े नाम हैं। एयर मार्शल नूर खान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे हैं और वो इतने दबंग किस्म के चेयरमैन थे कि वो लगी लिपटी नहीं रखते थे, वो बड़ी सीधी और बड़ी खरी बात करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर थे जिनके ज़माने में 92 में इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने टीम ऐसी बनाई, इनको ऐसी सहूलतें बनाई, बड़े ज़ोरदार फैसले करते थे, बड़ी खुली बात करते थे। मैं 92 के टूर में इंग्लैंड में था मैनेजर और हमारे इंग्लैंड से कई झगड़े हुए। जिस अंदाज में वो बात करते थे, अंग्रेज़ी मीडिया ने लिखा कि दी जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पीक्स टू दी MCC एंड दी ICC एज ए जनरल वुड स्पीक टू ए कर्नल। इस किस्म के वो दबंग बात करने वाले लोग। और भी बड़े जस्टिस कार्नीलियस इसके सरबराह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये बड़ा नामुनासिब बात उन्होंने की है। बहरहाल मैं उनके जारहाना रवैये की बात करना चाहता हूँ। जारहाना रवैया जो है वो इस वक्त इस लिहाज से ज़रूरी है क्योंकि एक दूसरा मुल्क जो है न्यूजीलैंड, उन्होंने हम पे एक तोहमत लगाई है, हम पे एक इल्ज़ाम लगाया है, हमें एक किस्म की गाली दे के गए हैं हमारे मुल्क से आके, हमारी मेज़बानी का पूरा फ़ायदा उठा के और टीम वापस ले गए हैं ये कह के कि हमारे सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं है। अब हमने जारहाना रवैया इस हद तक तो ज़रूर इख्तियार करना है कि हमने उनको मजबूर करना है कि वो बताएं कि क्या बुनियाद है जिस पे उन्होंने किया है, क्या उनके पास एविडेंस है, क्या उनके पास शहादत है। और अगर वो सफारती सतह पे नहीं बताते या
क्रिकेट के बोर्ड को नहीं बताते तो हमें कानूनी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अब कुछ लोग जज्बात में आके कह रहे हैं कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए, ना इंग्लैंड जाकर खेलना चाहिए, ना न्यूजीलैंड जाकर खेलना चाहिए। फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि अब हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, अगली बार भी इन्होंने आना है, ये टूर्नामेंट तो चल रहे हैं, हम फिर देखेंगे हमें अपनी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर इनको अपने पास बुलाना है या इनके साथ क्रिकेट खेलनी है। वो जी हाँ, वो भी देखेंगे तो बाकी सारी कौम भी देखेगी, और हम लोग जो क्रिकेट इतनी उम्र चलाते रहे हैं और उसमें रहे हैं, हम भी देखेंगे कि वो कौन सी टर्म्स अपनी मनवा लेंगे। बात यह है कि उसके लिए आपको पहले कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ लॉबी करनी होती है, कुछ लोगों को अपना हम ख्याल बनाना पड़ता है। अगर आप अपने 3-4 वो बड़े मुल्क छोड़ दें, अगर आप श्रीलंका को भी नहीं अपना हम ख्याल बना सकते, बांग्लादेश को भी नहीं बना सकते, आप जिम्बाब्वे को भी नहीं बना सकते, तो कौन सी आप टर्म्स पे देखेंगे खेलेंगे उनके साथ। आपने कुछ तो अपने साथ लोगों को मिलाना है, उसके लिए आपको डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपनी मौक़िफ़ को अच्छे अंदाज में दुनिया को पेश करने की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इस गुफ्तगू का मकसद क्या है। सही। अच्छा, अब कानूनी चाराजोई करने की भी बात की जा रही है। ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, न्यूजीलैंड की जो टीम वापस गई है, जो इंग्लैंड ने आने से इनकार किया है, तो ये कानूनी चाराजोई किसकी तरफ से होगी या होनी चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, हुकूमत अपने ताई ये करेगी, कौन करेगा ये, या पीटीवी? जी, हुकूमत का तो इसमें कोई दखल नहीं होगा। ये चूँकि 2 क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान मामला है, तो इसमें इस तरह की तो कानूनी चाराजोई हो सकती है कि उनको मजबूर किया जाए कि आप बताएं किस वजह से आप गए हैं। जहाँ तक माली नुकसान का मामला है, वो उसमें जो इनके दरमियान मुआहदा है, जिन शराइत के तहत वहाँ खेलने आए हैं, तो उसमें कोई बैंकेबल गारंटी तो होगी नहीं कि जनाब अगर ये टूर ना हुआ तो उसका क्या अज़ाला नुकसान का होगा। अगर वो चीज़ है नहीं है तो उसमें क्या ये पैसों की बात करेंगे और क्या नुकसान की बात करेंगे। मतलब कि आईसीसी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता ना, इज्जत बहाल कर ले। कोई सीरीज खेलने से अगर इनकार कोई क्रिकेट बोर्ड करता है, आईसीसी तो नहीं कुछ नहीं कर सकता ना। इसमें इंडिया की मिसाल हमारे सामने, माजी में इंडिया के साथ जो आईसीसी फ्यूचर प्रोग्राम के तहत होने वाली 6 सीरीज मनसूख हुई थी, तब भी आईसीसी की ज़ैली कमेटी में पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कुछ बना नहीं था। जी, आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, आईसीसी कुछ नहीं करेगा। आईसीसी की सारी बातचीत कार्रवाई बदनीयती पे मबनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चेयरमैन साहब वहाँ एक तकरीर कर लेंगे, तैयार करके जाएंगे, और उसके बाद वो यही कहेंगे कि दोनों मुल्कों का आपस में मामला है, वो जाने और उनका काम जाने। तो मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने शुरू में कहा क्या न्यूजीलैंड जो है अब आईसीसी में हमें सुनेगी, वो किस खुशी में कहा था और क्या वहाँ पर करेंगे। तो ये सारी बात जो है सोच ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर तमाम इख्तलाफात, तनाज़ात और खदशात हल होने जा रहे हैं? क्या हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक ख़त्म हो गया है? और क्या वाकई अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होंगे? कल तक अपोजिशन हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, इलेक्शन कमीशन वज़रा को नोटिस दे रहा था और हुकूमती नुमाइंदे उसे जला देने की बात कर रहे थे और आइनी सरबराहान को इस्तीफ़ा देने का कह रहे थे। लेकिन आज ये सब मुफाहमत पर आ गए हैं, यानी हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी बनाने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है। इससे पहले भी इस्लाहात पर 14 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, मगर इसकी ना तो कोई मीटिंग हुई, ना ही उसमें कोई पेशरफ्त हुई। क्या इस ब्रेक थ्रो या मुफाहमत का नतीजा भी हम कुछ वैसा ही देखेंगे आने वाले दिनों में? मगर सवाल ये है कि जो मुफाहमत की पॉलिसी है ये कब तक रहेगी? हुकूमत और अपोजिशन की तोपें कब तक खामोश रहेंगी और इल्ज़ामात की सियासत कब तक रुकी रहेगी? नाज़रीन, ये तो वाज़ेह है कि हुकूमती पार्टी समेत सभी सियासी जमातें आइंदा इलेक्शन की तैयारी में लग चुकी हैं, मगर ना तो हुकूमत का कोई नज़रिया है और ना ही अपोजिशन का कोई बयानिया है, सिवाय दोनों की तरफ से
इल्ज़ामात की सियासत के। पहले ऑपोजिशन हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाती थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो धांधली की मशीन है और हुकूमत इसीलिए लाना चाह रही है क्योंकि वो इलेक्शन चुराना चाहते हैं, जबकि हुकूमती अरकान ऑपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इलेक्शन चोरी कर कर जीतते आए हैं, इनके पास जाली वोटर लिस्टें हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन के हक़ में नहीं है। मगर अब हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों एक पेज पर बैठने के लिए तो तैयार हो गए हैं। इसका नतीजा निकलेगा क्या? मैं बात करूंगी वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका। अली जैदी साहब, बड़ी अच्छी बात है कि एक इत्तफाक राय तो पैदा हुआ है इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले को लेकर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी। इसका मैंडेट क्या होगा? क्या सिर्फ इसमें ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट को लेकर बात होगी या इसको सारे एस्पेक्ट्स में देखा जाएगा इस कमेटी के थ्रू? तो जब बैठेंगे उसके बाद टीओआर डिसाइड करेंगे, कमेटी के क्या टीओआर होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि देयर इज अ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो चीफ इलेक्शन ईवीएम के बगैर, हाँ चलें, ईवीएम को क्यों अपोज करे कोई? हमने तो ये तक कहा है, हमने तो ये भी कहा है कि इससे अच्छा कोई सोल्यूशन आपके पास है तो वो ला के रख दें सामने। ये तो एक कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कहा आप लोगों ने कि इससे अच्छा सोल्यूशन, आप लोगों ने कहा है कि इलेक्शन 2023 के ईवीएम के जरिए ही होंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये तो मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आज तक कोई इलेक्शन भी ऐसे नहीं हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में जिसमें धांधली का शोर नहीं किया गया हो। तो आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना होता है। हमने लाके एक ईवीएम पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक प्रोडक्ट आपको रखे दिखाया है जिसकी पूरा एक जिसके स्टेप्स भी बताएंगे, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह का कैलकुलेटर और हाथ के हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और वो इसके बार कोड होगा, स्कैन करेंगे, आपको डेटा कंपाइल हो जाएगा। अगर इन किसी के पास इससे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हम तो सामने ला के रख दें। ये तो प्रोसेस वैसे अभी शुरू होगा, टेंडर होगा, सारा कुछ होगा, टेंडर में और लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो कहते हैं ये धांधली का ही जरिया है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे पहले भी इस पर बात हो चुकी। पीपल्स पार्टी ने ही इसका आइडिया जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हुआ जिसकी एक रिपोर्ट सामने आनी थी, वो रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं आ सकी है। तो ऑपोजिशन तो इस पर मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये धांधली का जरिया आप लोग लाने इसीलिए चाह रहे हैं। जो सारी जिंदगी धांधली करके इलेक्ट होते रहे हों वो कभी ट्रांसपेरेंसी को मानेंगे? तो वो कहते हैं कि अगर आप इस बार इलेक्शन जीत कर आ ही गए और वो आपको पता है किसकी तरफ इशारा करते हैं, क्या कहते हैं कि कैसे आप लोग इक्तदार में आए हैं, तो वो कह रहे हैं इसीलिए आप लोग धांधली करना चाह रहे हैं। वो कौन सा ये समझते हैं कि आप लोग फेयर इलेक्शन के जरिए आए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। वो किसी का नाम लेके तो बताएं किसने हमारे लिए धांधली की, जरा बताएं ना नाम लेके। मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो किसी ने धांधली नहीं की, ना मेरे फेवर में। मैंने हाँ किसी को अगेंस्ट भी नहीं करनी थी इस दफ़ा क्योंकि अंदर और बाहर फौज खड़ी थी तो ठप्पे नहीं लगे, वरना 2013 में तो हमारे अगेंस्ट हो रही थी और हमने देखी थी और प्रूफ भी किया 4 हल्के खुलवा के। तो अभी तो हमें नहीं पता किसने धांधली की। नहीं, वो धांधली साबित नहीं हुई थी, अवाम के वोट को धांधली कहते हैं तो साबित हुई थी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां वो बिल्कुल गलत बात शाजिया। नहीं, बिल्कुल गलत बात फ्रॉम द देखें आप फिर लेट मी प्लीज फिर नहीं आप जाके वो पे ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट पढ़ें। वो इरेगुलरिटी की इतनी लंबी फहरिस्त है, वो सारी फहरिस्त इससे एड्रेस हो जाएगी ईवीएम से। हम आपको इनको क्या कह रहे हैं कि ये अगर आपको ईवीएम हमारी वाली जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है पसंद नहीं है, आप अपना कोई सोल्यूशन सामने ला के रख दें, उस पर डिबेट कर लें। हो सकता है आप हमसे अच्छा सोल्यूशन ला के दे दें। हम तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस की। तो वो भी नहीं रखना, ये भी नहीं करना, वही करना है। जब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो नहीं चलेगा पाकिस्तान में, दुनिया कहीं और चलेगी। ये भी अभी तक मैं अब ये समझता हूं, बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी टेक्नोलॉजी को अपोज करेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, इसका मतलब है कि वो धांधली को या चीटिंग को या बेईमानी को प्रेफर करता है। अच्छा, तो ईवीएम को आप कह रहे हैं हम इम्पोज नहीं करेंगे, अगर इनके पास कोई बेहतरीन ऑप्शन है वो लाकर दिखाएं, लेकिन ये बात अपने वुज़रा को भी समझाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझाएं जो ये बात करते हैं। व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो मशीन। ये अपनी लाके दिखा देना, फिर इनके पास कोई अच्छी होगी ना, हमारी अच्छी नहीं लग रही कैलकुलेटर, हमारा कैलकुलेटर। अच्छा चले, वो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है ना, जिसमें 2 जमा 2 4 तो हो। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किसी और ऑप्शन की बात कर रहे हैं या इससे हटकर किसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आएगा ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी इलेक्शन के प्रोसेस में। अगर इनको ये वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं आ रही और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई और बेहतर सोल्यूशन है, तो सामने ला के रखे ना। खाली कह देना कि जी पर नहीं होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दखियानूसी ख्याल रखते हैं, आप बेईमानी करना चाहते हैं, आप 2 नंबरी करके जीतते हैं, आप हर चीज में धांधली करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। वो तो एक सादा सा सवाल करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 37 एतराजात लगाए, आप उसको दूर कर दे तो हम लोग भी मान जाएंगे। वेरी सिंपल। आपने पढ़े इलेक्शन कमीशन के एतराजात? जी, 37 एतराजात पढ़े हुए। नहीं, आपने पढ़े हैं 37 एतराजात? जी, इस टाइम मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैंने 37 एतराजात पढ़े हैं, जिसमें फिलिपाइन का, आयरलैंड का, जिसमें सारा जिक्र किया गया है कि किस तरह उन्होंने भी पहले इसको अपनाकर छोड़ा। ये सारे 37 एतराजात में लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है। इनमें से किसी एक ने भी फिलीपींस की और आयरलैंड की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर वाली, वो इसके साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया। बाओ जी वहां हुआ था तो ब्राजील में जो हुआ था ठीक हो गया, वो उसका क्यों नहीं रखते? फिर वो भी ईवीएम था। देखे ना, आपने अगर वो वाली चीज देखनी है कि जी जहां गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो गाड़ी ही नहीं खरीदें, तो वो वाली गाड़ियां भी तो ठीक है जिनका ब्रेक फेल नहीं हुआ, जो ठीक चल रही हैं। हम अच्छी चीज क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों जाते हैं उस चीज को देखने जिसमें नेगेटिविटी आ रही है? मतलब ये समझ में नहीं आ रही। तो इतनी बड़ी जहां ठीक तादाद नहीं हुआ में उसकी मिसाल दे रहे हैं, जो जहां ठीक हुआ है उसकी मिसाल क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं, तो चलें ठीक है, तो आप इन्हीं एतराजात का जवाब दे दें इलेक्शन कमीशन में। दे देंगे, कोई इशू नहीं। वो जवाब हमें नजर आ गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर। ये भी कमाल की बात है, ये भी शाजिया जी, ये भी कमाल की बात है कि एक पार्टी जो पावर में है, जो जीत के पावर में आई है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हर सूबे में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, हर असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। वो कह रही है कि जी धांधली होती है, हम धांधली नहीं करने देना चाहते, इक्तदार में रहते हुए, ऑपोजिशन में नहीं। हमने ऑपोजिशन में भी वही कहा था, इक्तदार में भी हम वही कह रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सारी जिंदगी जिनकी पैदाइश ही गोद में हुई है, जिसके भी आपको पता है जनरल जिया के, जो कि बड़ा जबरदस्त जमहूरी आदमी थे, वो आके लेक्चर हमें देने लगे जमहूरियत का और बेईमानी का, जो खुद जिनकी पैदाइश ही बेईमानी में हुई है। कमाल बात है। वैसे तो आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन चाहती नहीं है, तो ऑपोजिशन की नीयत पर शक करने वाली बात हुई ना। नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। तो मैं उसमें कोई मैं 100% जो आदमी, जो शख्स इस मुल्क में ईवीएम को अपोज करेगा, इसका मतलब है वो ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को अपोज कर रहा है। मैं उसकी 100% नीयत में शक करूंगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। नीयत में क्या शक करूंगा? इनकी इस इदारे को जला देने की बात कर रहे हैं, कभी उनको घर भेजने की बात कर रहे हैं, इसीलिए पीछे पड़ गए चीफ इलेक्शन कमीशन के। उनका क्या? मेरा नहीं ख्याल कि जलाने वाला कमेंट मेरे ख्याल में थोड़ा इमोशनल था। मैं नहीं कहूंगा कि जलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी हो, हमारी अपनी जमात का कोई भी हो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो पब्लिकली आकर ये बात चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले आपका कैमरा आता था ना, पहले आपका जब कैमरा आता था ना, पहले जब आपका कैमरा आता था ना, वो 2 बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें लाके सर पे ऊपर लगाता था। अब छोटा आ गया है, वही लाइट वही काम करिए टेक्नोलॉजी के। अब मैं बोलूं जी धांधली कर रहे हैं, छोटी लाइट लगा के। हाँ, मुझे तो बड़ी लाइट ही चाहिए। क्या बात, एक जमाने में ना गाड़ी में एसी नहीं होता था, ऐसे एक जमाने में ऊंट के ऊपर होते थे, एक जमाने में सारी दुनिया हाथ खड़ा करके इलेक्शन करती थी। वो भाई दुनिया आगे बढ़ गई है, यूज टेक्नोलॉजी। एक जमाने में ना वो दाने गिन गिन के जमा खर्ची करते थे, अब बच्चे भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। एक जमाने में ये लाइव शो नहीं हो सकता हो रहा था, मुझे स्टूडियो आना पड़ता था। नहीं जी, ये डीएसएनजी नाला है जी, टेक्नोलॉजी खराब हो रही। अच्छा, चीफ इलेक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। टेक्नोलॉजी को अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करो, इसमें कोई शक है नहीं। वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिखा रहे हैं।
वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के बारे में जो आजम सवाती साहब ने आके बातें की, जिससे ये तासुर नहीं बल्कि ये यकीन हुआ कि शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर कोई मजबूरियां थी जिसके आगे आप लोग घुटने टेक नहीं सकते थे और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप लोगों को लगाना पड़ा। कोई भी नहीं, कोई किसी की कोई मजबूरी नहीं थी। अगर लगाया और जब लगाया और अगर उसकी जांच पड़ताल ठीक नहीं की तो हमारी गलती है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो आजम सवाती हम ही का लगाया हुआ है और हम ही इतराज कर रहे हैं और हम ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये आजम सवाती साहब से पूछना चाहिए ना कि कौन सी मजबूरियां हैं जिसको आप कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैं वो राज खोल नहीं सकता, क्या मजबूरियां थी, किस वजह से आपको लगाया? आजम स्वाति साहब को पता होगी, आजम स्वाति साहब को पता होगी। मुझे, मैं क्योंकि बड़ा छोटे लेवल का वजीर हूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पता है कि जो खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं उसके साथ हमको इसका मतलब ये हो गया नून लीग के साथ साथ पीटीआई में भी दो बयानियां प्रिवेल कर रहे हैं। उनको मजबूर करना, उनको मजबूर करना, ये मैं पुराना सबसे कैबिनेट के अंदर आज की कैबिनेट जो है उसमें सबसे पुराना पीटीआई वाला हूं खान साहब के बाद, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको मजबूर करना इतना आसान नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब पीटीआई में दो बयानियां प्रिवेल कर रहे हैं। मैं जानता हूं। एक आप कह रहे हैं कि मजबूर करना आसान है, एक आजम सवाती साहब ने खुलकर अच्छा, तो बड़ा इसमें बड़ा गुनाह हो गया कुछ। अच्छा जी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, उसमें क्या हो गया? तो फिर नून लीग को भी हल्का लिया करें, उधर फिर तीर क्यों चला देते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज हेल्दी। तो फिर नून लीग में भी जो चचा और भतीजी का ओपिनियन डिफरेंट उसमें होता है तो उसको भी हल्का लिया करें, उस पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना फिर कर दिया करें, उसको भी जरा हल्का लिया करें। फिर मुझे क्या फर्क पड़ा, चाचा भतीजी आपस में दोस्ती करें, लड़े, मेरा क्या काम है उससे? मैंने कब कमेंट किया है? ये हमें क्या किया है? ये बाकी मुशीरों से चलते फिरते वो तो सारों को पता है कि देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक है जायदाद के ऊपर और पावर के ऊपर झगड़े दूसरी बात होती है। ये बड़ी फर्क चीजें हैं। आप कहाँ एप्पल्स और मैंगो ठीक है, ऑरेंजेस को कंपेयर बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, ये चमत्कार कैसे हो गया कि कल तक ताबड़तोड़ हमले कर रही थी ऑपोजिशन ईवीएम पर को लेकर, आज बैठने के लिए तैयार भी हो गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है। मामलात जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने पर और इदारे को जलाने तक पहुँच गए थे। बड़ी अच्छी बात है आप लोग बैठ रहे हैं। कोई नतीजा निकलेगा इसका कि ईवीएम के जरिए ये इलेक्शन होंगे? पहली बात तो ये है कि ज़्यादा बेहतर होता कि आप हमारे पार्लिमान के किसी मेंबर को, और ख़ास तौर पर मेंबरान में से किसी को लेते जो उस कमेटी का मेंबर है। मैं तो क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर हूँ नहीं, लिहाजा मुझे वहाँ की डेवलपमेंट का पता नहीं है। सो इस पर मैं कोई हतमी कमेंट नहीं दे सकूँगा। दूसरी गुजारिश ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, मुल्क के अंदर लोगों को सहूलत देने का निज़ाम हो, आइन की हुक्मरानी की बात हो, रूल ऑफ लॉ हो। पीपल्स पार्टी हर उस मामले में तावन करने को तैयार थी, है और रहेगी। लेकिन अगर कोई तावन ले तो, अगर कोई बात सुने तो, आज भी मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब की अपनी कोई हैसियत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनको ज़रा सा वहाँ से हुक्म मिलेगा, वो अपनी कही हुई बात से एकदम फिर जाएंगे। मेरी जमात के लोग कमेटी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता, इन देयर बेस्ट जो विजडम है वो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस हुकूमत ने जिस तरह पहले अपोजिशन पे, पार्लिमान पे, उसके बाद मीडिया पे, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन पे ये हमलावर हुए, इनका मिजाज है, ये इनका स्टाइल है। फस्तायत इसी का नाम है, फाशिज्म। इदारों का उनके सहारे जीना भी है और उसको डिमोलिश भी करना है। ये हुकूमत का एक खास वतीरा है।
असम्बली के अंदर या वजीर आजम साहब की गुफ्तगू या जो कानून साजी करनी है, अपना मुफाद देखना, वहां बात बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और टेलीविजन चैनल्स पे आके बैठ के मीडिया के सामने कहेगा हाँ ये काम होना चाहिए, हाँ ये काम हो सकता है, हाँ हमसे गलती हुई, हम इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब बातें अच्छी अच्छी यहाँ करेंगे, वहां अमलन कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, हुकूमत कोई बात नहीं मानेगी। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत कहती है आए ऑपोजिशन बैठे, अगर ईवीएम से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास अच्छी कोई जबरदस्त वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आप ले आए, मतलब ये मीडिया की हद तक है, आप इसका मतलब ऑपोजिशन हुकूमत की नीयत पर शक कर रही है? मैं पहले भी मैंने कहा कि आप किसी उस मेंबर को लेते तो ज्यादा बेहतर होता जो पार्लियामान का मेंबर है। मैं क्योंकि मेंबर नहीं हूं, मैं अपनी असेसमेंट आपको दे रहा हूं। मेरी असेसमेंट ये है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ बहस करेगी। आप जरा गौर कीजिए, ईवीएम क्या है? ईवीएम दुनिया की इस वक्त डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में कितने मुल्कों के अंदर, आज जो लिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में मॉडल है, मॉडल ब्राजील मॉडल नहीं है, इंडिया मॉडल नहीं है, दुनिया की जो लिबरल डेमोक्रेसीज का मॉडल है उसमें एक अमेरिका है सिर्फ, और वहां पे भी चंद रियासतों के अंदर है, चंद रियासतों के अंदर नहीं है। और वहां पे होने वाले इंतखाब के अंदर भी आपको पता है पिछले इंतखाबात में ट्रंप ने क्या कहा, उससे पहले इंतखाबात में बाकी उम्मीदवारों ने क्या कहा। सवाल सिंपल ये है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर काम हो नहीं सकता। बात है एतराजात की, जो मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो एतराजात है अगर हुकूमत दूर करे फिर तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। देखिए पहली बात तो यह है कि एक मामले को, मुझे जरा अपनी बात थोड़ी सी कर लेने दीजिए, कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरह भी इलेक्शन का अमल शफाफ हो सके वो होना चाहिए। सबसे ज्यादा इस मुल्क की तारीख में इलेक्शन छीने गए तो पीपल्स पार्टी से, सबसे ज्यादा ये इलेक्शन मशीनरी इस्तेमाल हुई तो हमारे खिलाफ। लिहाजा पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निजाम आए, कौन नहीं चाहेगा। सवाल ये है कि कर क्या रहे। ईवीएम हमारे दौर में 2010 में जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई या इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म किया गया, उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई, उनके तकर्री के तरीकाकार तय किए गए, उनको वोटर लिस्टें जो हैं वो शनाख्ती कार्ड के साथ लिंक हुई, तस्वीर वाली वोटर लिस्टें बनाई गई, करोड़ों की तादाद में वोट जो थे डबल ट्रिपल जो दर्ज थे वो खत्म किए गए। तो वो हमारे दौर में हुआ। उस दौर में भी ईवीएम के तजर्बा हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे ईवीएम चल रही है उसका तजर्बा किया गया। वहां लोग गए, इलेक्शन कमीशन के लोग गए, पार्लियामान के मेंबरान गए और उन्होंने आके देखा और फिर प्रोटोटाइप बना। इलेक्शन कमीशन ने उसको इस्तेमाल भी किया, पायलट प्रोजेक्ट किया, लेकिन वो नाकाम हुआ और उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी करें, अगर आप हो सकता है तो कर लीजिए, लेकिन ये किसने करना है? क्या ये काम हुकूमत वक्त का है? हुकूमत वक्त इसका एक फरीक है, वो एक सियासी जमात है, वो इसकी बेनिफिशरी है, लिहाजा वो एक फरीक है, उसकी हर सियासी जमात फरीक है। तमाम सियासी जमातों की मशावरत से ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है, जिसकी ये ड्यूटी है। वजारत सनत और पैदावार जो है वो वजारत इतलात के कानून बना के नहीं दे सकती। सही है। वजारत इतलात जो है वो रेलवे के कानून साजी में नहीं कर सकती, वो वही वजारत मूव करेगी। इलेक्शन कमीशन जिनका ये काम है, जिनको एक्सपर्टीज है, जो दुनिया भर के तजर्बात देखते हैं, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए अपनी तजावीज देंगे। हुकूमत उनके साथ बैठे, अपोजिशन को बिठाए। तो ये कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन तो ऑपोजिशन का माउथपीस बना हुकूमत ये नहीं कह रही, हुकूमत ये नहीं कह रही कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का माउथपीस बना हुआ है। नहीं, ये हुकूमत नहीं कह रही ना। सुनिए हुकूमत क्या कह रही है। सवाल यह है, अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत का माउथपीस है, बनाया इन्होंने था, उसका तरीकाकार है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। एज लॉन्ग एज ये इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमसली मौजूद है और इसकी ऑटोनॉमी के बगैर इलेक्शन फेयर नहीं हो सकते, तो फिर ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि अगर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठे हैं और उसके प्रोसेस में कोई खामियां हैं तो फिर उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन मशावरत करेगा। वो बात ठीक है, हुकूमत कहती है पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना और मैंने कब कहा शाजिया, कौन कहता है नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना। देखिए ना, अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आते हैं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, अगर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ये सब कुछ लागू कर देती है तो इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। हुकूमत नहीं कर सकती। क्या हुकूमत का ये इख्तियार है
कि वो अपनी मर्जी से कानून बना के इलेक्शन कमीशन को कहे इस पे अमल करो? नो। इलेक्शन कानून बनाना यकीनन पार्लियामान का काम है, लेकिन अपनी मर्जी का कानून इलेक्शन कमीशन पे थोपना ये हुकूमत का इख्तियार नहीं है। हुकूमत इस सारे मामले में एक फरीक है, एक पार्टी है, उसमें दसियों पार्टियां दूसरी हैं जो पार्लियामान के अंदर है, जो नहीं है, जो छोटी है, बड़ी है, इलाकाई है, फिर उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और भी हैं। सही, लेकिन हुकूमत तो उस पर ऑर्डिनेंस लाना चाह रही थी ना। आप फिर हुकूमत के ऊपर खड़े हो गए हैं। मेरी बात हुकूमत और नो हुकूमत को एक तरफ रखिए। हाँ। आइए पहले इस पे बहस करिए क्या होना चाहिए। हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो हर चीज को बुलडोज कर रही है, हुकूमत तो हर चीज को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई है। सवाल यह है कि पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने एक बड़ा कमाल काम कर दिया, हमने एक बड़ी कमाल मशीन बना दी है, उसके डेमोज भी हुए। अब जरा गौर कीजिए, वो डेमोज करने के बाद वो वजारत तब्दील हुई, शिबली फराज साहब आ गए, उन्होंने कहा जी हमने तो कमाल ही कर दिया, इससे ऐसी मशीन तो दुनिया में बनी नहीं है, आइए देखिए वो मशीन क्या है। वो वजीर आजम साहब को भी दिखाई गई, वो सदर साहब को भी दिखाई गई, वो पार्लियामेंट में भी रखी गई, अपोजिशन को भी बुलाया गया, मीडिया को भी बुलाया गया कि ये मशीन है। और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये 9 महीने के अंदर ये 5 लाख मशीनें बना सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। मेरे नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक तरफ हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के फ़ैसले को लेकर ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के साथ हम खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम दुनिया से ये भी अपील कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाए और उन्हें इंगेज किया जाए। तो इनमें से कौन सा बयानिया दुरुस्त है? इस पर आलमी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया में अफ़गानिस्तान का वकील बनने का हमें कोई नुकसान हो रहा है? अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और गैर मुल्की अफवाज का अफ़गानिस्तान से पुरअमन इनखला हुआ, मगर इनखला के बाद से अब तक पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो अफ़गान अमन मुज़ाकरात की कीमत चुकाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ तक सभी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से एक ही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए। हमारी इसी बार बार की तकरार की वजह से, इस बार बार की अपील की वजह से आलमी बिरादरी अब हमें शक की निगाह से देख रही है और इंडिया जैसे मुल्क को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान पहले ही फैटफ और GSP+ जैसे स्टेटस को लेकर यूरोपीय ममालिक की आंखों में खटक रहा है और जिस पे दुश्मन मुल्क भारत तस्लीम भी कर चुका है कि वो हमारी मुखालिफत कर रहा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान की वकालत की जो पॉलिसी है, क्या हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी करने जा रही है कोई? दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि 9/11 का वाक़या अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ने की वजह से पेश आया। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी 20 साल के दौरान वॉर ऑन टेरर में हज़ारों जानें और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अमन में ही ख़ित्ते का अमन पोशीदा है, क्योंकि दुश्मन चालाक होने के साथ साथ मक्कार भी है और वो हर तरफ से कोई भी मौका जाने नहीं दे रहा। अफ़गानिस्तान को लेकर अक़वाम आलम पाकिस्तान के हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखती हैं, इसी मौजू पर मैं बात करूँगी। साबिक़ सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, दुनिया हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं अब इसको तालिबान के तनाजुर में देख रही है कि हम तालिबान को किस तरीके से डील कर रहे हैं, या जो हम दुनिया से बार बार अपील कर रहे हैं कि तालिबान को एंगेज किया जाए, इसका नतीजा हमने देखा। GSP+ पर हमारे जो है ना वो बात हो रही है, यूरोपीय दुनिया कह रही है कि GSP+ पर हम नजरसानी क्यों करेंगे, क्योंकि पंजशेर सूबे में हम लोगों ने, पाकिस्तान ने जाकर तालिबान की मदद की। तो क्या खुलम खुला आकर दुनिया से ये अपील करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है? पाकिस्तान को और खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इसका? देखिए, पाकिस्तान क्यों वकील बने? पाकिस्तान पहले अपने जो बायलैटरल उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं उनको तो इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के पास नई हुकूमत को रिकग्नाइज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन है? कतई नहीं। आज करें या कल करें, महीना के बाद करें, 2 महीने के बाद करें, आपको अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा।
जब आपको ये काम करना है तो गुडविल जीतने के लिए पहले क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि आप 2 महीने 3 महीने के बाद कर लें। आपके ताल्लुकात खुसूसी नौइयत के हैं, किसी और मुल्क का बॉर्डर 2600 किलोमीटर पर मुहित नहीं है, किसी और मुल्क में इतने लाखों तादाद में मुहाजिरीन नहीं हैं, किसी और मुल्क के इतने कदीम रिश्ते नहीं हैं, किसी और मुल्क के तालिबान के साथ ऐसे रवाबित नहीं हैं। तो पाकिस्तान की अपनी खुसूसी एक हैसियत है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें डिले करना ये कोई माने इसके नहीं है। ये तो वैसे हम जो लॉबी है उसको हम पेंडर कर रहे हैं कि रीजनल कंसेंसस पैदा किया जाए, रीजनल कंसेंसस जरूर पैदा किया जाए, हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन रिकग्निशन का मसला बुनियादी है। रीजनल कंसेंसस तो उस वक्त आपके काम आएगा जब आप तेल और गैस की बात करेंगे, अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, अफगानिस्तान में दाइश के खात्मे की बात करेंगे, अफगानिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए आप बाकी मुल्कों से आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन रिकग्निशन के मसले पे तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय हो ही नहीं सकती। आज तक पाकिस्तान में किसी ने ये राय नहीं दी कि रिकग्निशन को रोक दिया जाए 6 महीने के लिए, साल के लिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो थोड़ा बहुत गुडविल है वो भी इरोड हो जाएगा। लेकिन दुनिया फिर हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी अगर हम बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर, दुनिया को नाराज कर अमेरिका, यूरोप, बरतानिया को नाराज कर एक अलग मौकिफ अपना देते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी दुनिया? कोई मुल्क नाराज नहीं होगा इस पे कि आप रिकग्नाइज करें। सब मुल्क रिकग्निशन की तैयारी कर रहे हैं, सब मुल्क इमदाद देने की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हुकूमत आमन डिलीवर करेगी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। 40 साल की जंग से लोग तंग आ चुके हैं, और जब लोगों की सपोर्ट हासिल होगी तो जो बुनियादी खुलिया है वो तो हल हो जाएगा कि एक हुकूमत बनी है जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अमन डिलीवर कर रही है। यूरोप भी उनको तस्लीम करेंगे, यूरोप वाले, अमेरिका वाले भी, और ये एशिया वाले भी, और सब उनको तस्लीम करेंगे। आप देखें कि चीन के कितने फेवरेबल बयान आते रहे हैं, लेकिन चीन अभी तक रिकग्निशन से इसलिए रुका हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वरना चीन तो रिकग्निशन देने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तान फैसला करे, कल चीन भी फैसला कर लेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपने जो खुसूसी नौइयत के ताल्लुकात हैं, लेकिन खित्ते के दूसरे ममालिक, रुस्तम शाह साहब, पाकिस्तान अगर ये समझता है कि तालिबान को तनहा छोड़ना या अफगानिस्तान को एक बार फिर से तनहा छोड़ना एक संगीन गलती होगी, सिक्योरिटी का खित्ते में बहरान पैदा हो जाएगा, खित्ते में और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। माजी में देखा भी, इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अलकायदा वजूद में आई, दाइश वजूद में आई, दहशतगर्द तंजीमें वजूद में आई। तो खित्ते के जो और ममालिक हैं वो इस तरीके से जोर क्यों नहीं दे रहे दुनिया पर रिकग्निशन के हवाले से या तालिबान को एंगेज करने के हवाले से, जो पाकिस्तान बार बार दुनिया से अपील कर रहा है? खित्ते के और ममालिक क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो अफगानिस्तान के हालात से इतनी उनकी वाकफियत नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान वाले वहाँ काम करते हैं, हजारों मजदूर, लाखों लोग यहाँ पर हैं, बॉर्डर हमारा साथ मिला हुआ है। तालिबान के जो लीडर हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, किसी और मुल्क में नहीं है। तालिबान के साथ जो मुलाकातें होती रहती हैं वो हम करते हैं, कोई और नहीं करता। तो जितना हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं, जितने हमारी उनके पास वो है, हमारे रवाबित हैं, किसी और मुल्क के नहीं है। इसलिए वो मुल्क अपना टाइम ले लें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन मुल्कों के पास भी रिकग्निशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। अगर दुनिया $1 बिलियन रेस करती है इस वक्त, $1 बिलियन का तो फैसला हो गया और मुख्तलिफ ममालिक ने उस पर अपना हिस्सा डाल दिया है, तो $1 बिलियन अगर वो रेस कर रही है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो क्या आपका ख्याल है कि वो रिकग्निशन नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हुकूमत को? वो पैसा वैसे जाने देंगे? वो तो हो ही नहीं सकता। जब आप इतने करोड़ों डॉलर आप दे रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वक्त की बात है। तो दुनिया क्यों देर कर रही है? जब आप कह रहे हैं कि दुनिया ने रिकग्नाइज करना है, इमदाद भी देनी है, तो वेट किस चीज का? उन्हें जाहिर एक चैलेंज तो है ना, माली मुश्किलात तो हैं, अभी तालिबान को बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि दुनिया इसलिए इंतजार कर रही है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की काबीना है उसमें जो लोग शामिल हैं वो तो सैंक्शंस की लिस्ट पर हैं। वो एक उनमें से है अनस हक्कानी, उस पर तो $500 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है। तो ये कोई यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट में है और कोई अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में है। तो ये तो फिर तालिबान को नजरसानी करना पड़ेगी ना अपनी कैबिनेट में।
तालिबान तो इस वक्त नज़रसानी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग अब देखिए, जो उनका वजीर आज़म है क्या मुल्ला हसन साहब, तो वो भी सैंक्शन लिस्ट में है। तो तालिबान तो कभी नहीं करेंगे, तालिबान तो अपने मौके पे डटे रहेंगे। लेकिन सैंक्शन को आप, और सैंक्शन पे क्यों है ये भी मैं आपको बताऊं। 2020 29 फरवरी को जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें एक शिट ये थी कि अमेरिका ब्लैक लिस्ट से तालिबान के रहनुमाओं के नाम निकाल लेगा, डी लिस्ट करेगा। अमेरिका ने उसकी पाबंदी नहीं की, तो अमेरिका मुजरिम है इस केस में। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने मुआहदे से पीछे हटे, तालिबान अपने मौके पर खड़े हुए। लेकिन आखिरी सवाल, कल को अगर तालिबान अपने वादों के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाए तो पाकिस्तान फिर कहां पर खड़ा होगा? दुनिया तो पीछे हट जाएगी, हम क्या करेंगे? ये तो एक बैक सा वो है कि कौन से वादे। तालिबान कहते हैं कि हमने सबको माफ़ी दी है, उस पर हम खड़े हैं। तालिबान कहते हैं कि औरतों को आज़ादी हासिल होगी काम करने की और मुलाजिमत की और तालीम की, उस पर भी वो कायम हैं। तालिबान कहते हैं कि हम सारे हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम रखेंगे और किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इस पर भी वो कायम हैं। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में बाकी तो बायलैटरल बातें हैं। औरतों को लेकर अभी वहां पर बहुत से कंसर्न्स हैं, स्पेशली दुनिया के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आप देखिए जो काबीना बनाई है इसमें किसी एक खातून को शामिल नहीं किया गया। फिर आए रोज़ हम एहतजाज भी देखते हैं, वहाँ कहा भी जा रहा है कि वो काम औरतें कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकते हैं। ये काबुल मेयर की तरफ से ये ऐलानात हुए। तो बहुत सी चीज़ें ख़वातीन के हवाले से अभी हैं जो तालिबान उसको फुलफिल कर नहीं रहे हैं। देखिए, दुनिया में 50 या 52 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में। उनमें आप बताएं कि सारे के सारे मुल्कों में औरतों को काबीना में नुमाइंदगी मिली है? किसी 10 मुल्कों का नाम लें जहां मिली है, और 40 मुल्कों के नाम मैं आपको बता दूंगा कि वहां नहीं मिली। तो ये समझना कि उनको चूंकि एक वजीर को काबीना में नहीं लिया गया है, इस पे इतना शोर मचाना। जब अफगानिस्तान में बमबारियां हो रही थी, जब जनाजों पे बमबारी हो रही थी, जब शादियों पर बमबारी हो रही थी, जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे, उस वक्त तो मीडिया ने मसला नहीं उठाया। सही। अब कहते हैं कि अब तो मैं समझता हूँ कि उनको जरा वक्त देना चाहिए। अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, उनको जरा वक्त दें, फिर देखिए उसके बाद जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसले हम करेंगे। बहुत बहुत साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।